हेलो एवरीवन, आप सभी विद्यार्थी को यूट्यूब चैनल एम बोर्ड क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड झारखंड का जो मॉडल सेट जारी हुआ था उसका साइंस सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 30 तक साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और इसी पैटर्न पर आपको आने वाला 2026 में ये बोर्ड एग्जाम में पैटर्न देखने को मिलेगा। तो जितने भी विद्यार्थी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। और ये मॉडल सेट है और ये जो एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट और वीवीआई होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो मॉडल सेट का हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है। कॉपर सल्फेट के घोल का रंग खुली जगह होता है, लेकिन जब इसमें लोहा डुबाया जाता है तो इसका रंग खुली जगह हो जाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। यानी कॉपर सल्फेट के घोल का रंग कैसा होता है, ये हो जाएगा बच्चा हमारा नीला होता है। ठीक है, यानी कॉपर सल्फेट का घोल का रंग नीला होता है, लेकिन जब इसमें लोहा डुबाया जाता है तो इस कॉपर सल्फेट का कलर हरा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो यही चीज हमने यहाँ पर लिखा है कॉपर सल्फेट। आंसर में देखिए कॉपर सल्फेट के घोल का रंग नीला होता है, लेकिन जब इसमें लोहा डुबाया जाता है तो कॉपर सल्फेट का रंग हरा हो जाता है। क्लियर है, ये हमारा मॉडल सेट का है बच्चा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग किया जाता है। तो हमें कारण बताना है कि हमें आभूषण यानी कि आभूषण का मतलब क्या है, यानी कि जो औरतें लड़कियां वगैरह जो लड़कियां पहनती है, जेवर वगैरह, माला वगैरह, कान वाला, है ना। तो ये सब चीजें जो होता है आभूषण, ये प्लेटिनम, सोना और चांदी का ही बनाया जाता है, लोहा वगैरह का नहीं बनाया जाता है। तो कारण क्या है, तो इसका कारण देखिए प्लेटिनम, सोना और चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील धातुएं होती है, यानी कि ये दूसरे के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यह वायु, जल या अम्लों से आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है और जंग नहीं लगती है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग किया जाता है। यानी इसलिए आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम, सोना, चांदी का प्रयोग किया जाता है। कारण क्या है, क्योंकि ये कम क्रियाशील होता है। ठीक है, ये कम क्रियाशील होता है या कम प्रतिक्रियाशील होता है, प्रतिक्रिया करता है, जिसके कारण ये प्रतिक्रिया नहीं करता है, जिसके कारण इस पर जंग नहीं लगता है। इसलिए इसका यानी आभूषण बनाने के लिए सोना, प्लेटिनम और चांदी का उपयोग किया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, यानी कि लाल रंग का क्यों दिखता है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणों को वायुमंडल से अधिक दूरी तय करना पड़ता है। यानी सूर्य के प्रकाश जब धरती पर हमारे पास पहुंचती है तो ये बहुत दूरी यानी कि वायुमंडल से होकर गुजरना होता है, और वायुमंडल में बहुत सारे धूलकण होते हैं, है ना, धूलकण, फिर जलवाष्प, है कि नहीं। इस दौरान नीली और बैंगनी किरणें सबसे अधिक प्राकिरण होता है। प्राकिरण मीन्स क्या करता है, यानी कि धूलकण या जलवाष्प में सूर्य का प्रकाश पड़ने पर ये क्या करता है, ये फैलाता है, और सबसे ज्यादा किस रंग को फैलाता है, नीला रंग और बैंगनी रंग। तथा लाल रंग का किरणें सबसे कम प्रकीर्णित होता है, लेकिन सबसे कम लाल रंग क्या होता है, ये फैलता है, जिस कारण लाल किरणें हमारे आंखों तक पहुंच जाती है।
इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो जितने भी बच्चे देख रहे हो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34, कार्बन के दो रूपों, यानी कि हमने पढ़ा था कार्बन के अपरूप, है ना। कार्बन के दो रूपों एक्स और वाई मौजूद है। एक सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, जबकि वाई विद्युत का सुचालक है। एक्स और वाई पहचानिए। बहुत अच्छा है। ये कार्बन का अपरूप हमें बताना है, कार्बन का अपरूप होना चाहिए, और ये एक क्या है, एक्स है, यानी कौन ऐसा अपरूप है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, और वाई एक ऐसा पदार्थ है, यानी कि कार्बन का अपरूप ही है जो विद्युत का सुचालक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, ये सबसे कठोर ये हीरा होता है। ठीक है, ये हीरा होता है, और कार्बन का अपरूप ही या विद्युत का सुचालक है, तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर एक्स हीरा है और ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, जबकि वाई एक ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है, हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, 35 का पहला क्वेश्चन है, ए मस्तिष्क का मुख्य चिंतन भाग, यानी कि मस्तिष्क कितने भाग हैं, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो हमें प्रत्येक भाग का कार्य याद करके रखना है। जैसे मस्तिष्क, कौन सा मस्तिष्क चिंतन का काम करता है, चिंतन का भाग है। हम ये कि सोच विचार, नहीं सोच विचार कल्पना शक्ति, है ना, तो कौन करता है, ये हो जाएगा हमारा परामस्तिष्क। ठीक है, चिंतन के लिए हमारा परामस्तिष्क या सेरेब्रम इसको कहा जाता है। क्लियर है। 35 का ही दूसरा क्वेश्चन है, शरीर के संतुलन और मुद्रा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, यानी शरीर को कौन संतुलन करता है ना, संतुलन करता है, कौन संतुलन करता है इसको, तो हमें यह सही आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। शरीर के संतुलन और मुद्रा को बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है, तो हमारा हो जाएगा अनुमस्तिष्क। संतुलन के लिए अनुमस्तिष्क, और सोचने समझने विचार करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, परामस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित गैसों के पहचान परीक्षण करें, यानी कि हमें पहचानना है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। कैसे, चलिए कैसे लिखना है इसको, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2, तो इससे जब इसे चूने के पानी से गुजारा जाता है तो तब वह दूधिया सफेद रंग का हो जाता है। यानी कि CO2 गैस को जब चूना के पानी CaOH है कि नहीं, जब चूना के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारा जाता है तो विलयन क्या हो जाता है, चूने के पानी का विलयन दूधिया हो जाता है, यानी कि सफेद रंग का दिखाई देने लगता है। क्लियर है, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। Ac2, तो Ac2 गैस क्या है, कैसे हम पता करेंगे, यह अम्लीय गैस होता है। Ac2 क्या है, यह अम्लीय गैस होता है जो नीला लिटमस को लाल कर देता है और उसकी गंध अम्लीय हो जाता है, क्योंकि Ac2 क्या है, ये अम्ल है, और अम्ल क्या करता है, नीला को लाल कर देता है। तो यही चीज हमने यहाँ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें उपस्थित क्रियात्मक समूह का नाम लिखिए। हमें क्या करना है, क्रियात्मक समूह का नाम लिखना है। तो कार्बन और उसके यौगिक में जितने भी क्रियात्मक समूह है उसका नाम याद करके रखना है। जैसे प्रोपेनॉन, इसका क्रियात्मक समूह क्या है, एक कीटोन है CO, और इसका यानी कि अनुलंघन सफिक्स नेम क्या होता है,
ऑन होता है। क्लियर है, ऑन होता है। क्वेश्चन नंबर बी का है, उसी का ही, प्रोपेनल। तो ये किस नल है, यानी कि सफिक्स नल इसका क्या है, नल है। ये किसका है, ये एल्डिहाइड का है, CHO। तीसरा देख सकते हो, सी है प्रोपेनॉल, इसका सफिक्स नाम क्या है, ओल होता है। क्लियर है बच्चा, ओल होता है, तो इसलिए हम ये इसका क्रियात्मक समूह क्या होगा, क्या हो जाएगा, अल्कोहल, OH। बी देख सकते हो, प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड है, अम्ल है, इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा समूह का है, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, CHHO। इसका अनुलंघन या सफिक्स नाम क्या होता है, ओइक। ठीक है, ओइक होता है इसका सफिक्स नाम। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में रक्त के प्रकार, ऑक्सीजनित, ऑक्सीजन रहित रक्त के नाम बताएं, उस मार्ग का भी उल्लेख करें। यानी कि हमारे शरीर में शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का वहन होता है, तो कौन सा रक्त, कौन सा जो मार्ग है, कौन सा मार्ग है जो नीचे नीचे दिया हुआ है, ये शुद्ध रक्त या अशुद्ध रक्त, ऑक्सीजनित या ऑक्सीजन रहित रक्त का वहन करता है, हमें बताना है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है फुफ्फुस से धमनी, तो फुफ्फुस से धमनी का क्या काम है, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है हृदय से फेफड़ा तक। यानी फुफ्फुस से धमनी यानी महाशिरा द्वारा, है ना, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को कहाँ जमा करता है, ये हृदय में जमा करता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त को हृदय में जमा करता है, फिर उसको शुद्धिकरण के लिए हृदय से ये फेफड़ा में कौन ले जाता है, यही फुफ्फुस धमनी ले जाता है। ठीक है, तो ये चीज लिखा हुआ, ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है हृदय से फेफड़ा तक। क्लियर है। महाशिरा का काम क्या है, तो महाशिरा का काम क्या है, महाशिरा का काम है ये शरीर के विभिन्न भागों से, है ना, शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक लाता है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त होता है उसको कहां तक लाता है, ये हृदय तक लाता है। क्लियर। चलिए, तो 31 से लेकर हमने अभी 38 तक या 8 क्वेश्चन है, तो हमें 8 क्वेश्चन में से केवल 6 क्वेश्चन का प्रश्न का उत्तर ही देना होगा। ठीक है, जो जानते हो उसी क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अगर ज्यादा क्वेश्चन करते हैं तो इससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए जितना क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है ना, जितना दिशा निर्देश में दिया हुआ है, उतना ही क्वेश्चन हमको करना होगा। ज्यादा क्वेश्चन से हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, सफेदी करने के लिए एक्स के विलयन का उपयोग किया जाता है, पदार्थ एक्स का नाम और सूत्र ज्ञात करें। यानी सफेदी करने के लिए एक्स के विलयन का ही उपयोग किया जाता है और उस एक्स का नाम और सूत्र लिखना है। तो सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, चूना का, है कि नहीं, CaO का। तो यही हो जाएगा, पदार्थ एक्स का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और एक्स का सूत्र क्या है, CaO। जो दीवार वगैरह सफेदी किया जाता है तो इसी CaO के द्वारा सफेदी किया जाता है, और वही हो गया हमारा एक्स। दूसरा प्रकार क्वेश्चन देखिए, ऊपर वर्णित पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। यानी कि जो CaO है इसको जल के साथ क्या करना है, इसको अभिक्रिया कराना है, और हमें इसकी अभिक्रिया को हमें बताना है। तो यहाँ पर लिखे हैं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अगर इसको मिलाया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है, तो क्या बनता है, ये बुझा हुआ चूना, Ca(OH2). क्लियर है, इसको बच्चा याद करके रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर
प्रतिच्छेद करती है, या प्रतिच्छेद है बच्चा, तो क्या विरोधाभास उत्पन्न होता है? इस आधार पर बताएं कि कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो क्या बोल रहा है बच्चा, यहाँ स्पेलिंग थोड़ा गलत है, ठीक है, प्रतिशत लिखा हुआ है तो प्रतिच्छेद होगा। तो हम जानते हैं क्या करता है, देखिए देख सकते हो ये हमारा मान लिया ध्रुव है, यानी कि एक चुंबक है, तो एन है, ये एन ध्रुव है और इधर एस है। तो किस प्रकार से यहां से निकल करके ऐसे करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है इस प्रकार से, तो यहां से ऐसे निकलेगा, तो इस प्रकार से ये गति करता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद ही नहीं करती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एन ध्रुव से निकलता है और इस ध्रुव से होते हुए ये अंदर से ऐसे करके जाता है, फिर पुनः ऐसे ऐसे करके ही चलते रहता है, ठीक है, गति करता है। इसकी क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से होती है, ये कभी भी एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो यहाँ पर वही चीज हमें लिखा है कि यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा दो होगी, जो असंभव है ना। यानी कि क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करती है ना। अगर मान लीजिए प्रतिच्छेद करेगी तो उसकी क्षेत्र रेखा की दिशाएं कितना होगा, दो हो जाएगा, जो संभव ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा केवल एक ही होता है, ठीक है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो ऐसे ही आपको आंसर लिखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, आपके पास दो विलियन एक्स और वाई है। विलियन एक्स का पीएच मान 6 है और वाई का पीएच मान 8 है। इनमें से किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? तो एक चीज बताइए, एक्स का पीएच मान कितना है, 6 है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, क्योंकि यदि किसी विलियन का पीएच मान 7 से कम है तो क्या हो जाएगा, ये अम्ल हो जाएगा, और 7 से अगर अधिक है तो क्षारक हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है इसमें किस विलियन में हाइड्रोजन की सांद्रता अधिक है, यानी कि क्योंकि क्या है, यानी कि हाइड्रोजन किसमें है, हाइड्रोजन किस विलियन में हाइड्रोजन की सांद्रता अधिक है, तो अम्ल में क्या करता है, अम्ल ही तो हाइड्रोजन क्या करता है, ये उत्पन्न करता है, तो यही क्या हो जाएगा, हमें लिखना है विलियन एक्स का पीएच मान 6 है जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। विलियन एक्स अम्लीय प्राकृतिक का है, जबकि विलियन वाई क्षारीय प्राकृतिक है। ये पता ही चल रहा है, पीएच के मान से हमें पता चल रहा है कि जो किसी विलियन का पीएच मान अगर 8 रहे तो क्षारीय होता है, किसी विलियन का पीएच मान अगर 7 से कम रहे तो अम्लीय, 7 से ज्यादा रहे तो क्षारीय, ठीक है। तो इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 42, फ्यूज तार का उपयोग विद्युत उपकरणों की सुरक्षा कैसे करते हैं? तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, यानी फ्यूज जो हमारे घरों में लगा हुआ रहता है, ये किस प्रकार से उपकरणों को बचाता है, यानी कि उपकरण का मतलब हमारे घर में बहुत सारे बल्ब, टीवी, फैन जुड़ा हुआ रहता है, तो फ्यूज हमें किस प्रकार से बचाता है, ठीक है। तो फ्यूज क्या है, किस प्रकार का रहता है, यहाँ लिखे हुए, फ्यूज तार कम गलनांक वाला पतला तार होता है। जब किसी कारणवश परिपथ से अधिक धारा प्रवाहित होता है तो वह पिघल जाता है और परिपथ को तोड़ देता है। इस प्रकार विद्युत उपकरणों को क्या करता है, ये बचाता है। तो क्या करता है, ये फ्यूज तार जो है अधिक गलनांक वाला एक पतला तार होता है, क्योंकि क्या, जब किसी कारणवश धारा से जब, है ना, यानी कि परिपथ से जब अधिक धारा बहने लगता है तो उससे क्या करता है, जो उपकरण में जुड़े हुए, यानी कि जो विद्युत परिपथ में विभिन्न उपकरण होते हैं उसको क्या करता है, ये बचाता है, क्योंकि वे गल करके
टूट जाता है और पूरा परिपथ को भंग कर देता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा। उसी क्वेश्चन का ही क्वेश्चन नंबर बी है, दूसरा है, एक विद्युत परिपथ का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जो 220 वोल्ट स्रोत से 20 वोल्ट स्रोत से जोड़ने पर 10 एम्पियर का धारा प्रवाहित होता है ना। प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। प्रतिरोध क्या होता है, आर है, तो यहाँ दिया हुआ है भी, है कि नहीं, भी कितना दिया हुआ है, चलो एक बार देख लेते हैं। भी दिया हुआ है, यानी कि विभवांतर भी 200 चलो विभवांतर दिया हुआ है 220 भी। इसके बाद है हमारा धारा, एम्पियर, धारा दिया हुआ है 10 एम्पियर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आर ज्ञात करना है। ठीक है, तो आर का फॉर्मूला क्या आता है, भी आई होता है। ठीक है, आर का फॉर्मूला का क्या होता है, भी आई होता है। तो इस प्रकार से अब यहाँ देख सकते हो, तो आर बराबर हो जाएगा, भी का मान कितना है, भी का मान है 220 है और आई का मान है 10, तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आर का मान कितना हो जाएगा, आर बराबर 22। तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये 22 ओम हो जाएगा। ठीक है, 22 ओम। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला सूत्र को याद करके रखना है ओम का नियम से, है ना। ओम का नियम क्या क्या खाता है, ओम का नियम कहता है भी बराबर आई आर। ठीक है, तो उसी से आर को पकड़ लेना है, तो हो जाएगा भी बटा आई। इसी फॉर्मूला से हमने बनाया। ठीक है, आप भी इस प्रकार से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अपघटक क्या है, परिस्थितिक तंत्र में उनकी अनुपस्थिति क्या होगा। अपघटक क्या है, तो अपघटक क्या होता है, जैसे कि घास, घास को कौन खाता है, बकरी, है कि नहीं, बकरी को कौन खाता है, मालिया शेर, है कि नहीं, तो इसी को क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। क्लियर है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, प्रश्न नंबर 43, अपघटक क्या है, परिस्थितिक तंत्र में उनकी अनुपस्थिति से क्या होगा। तो अपघटक क्या है, तो देख सकते हैं, अपघटक वे जीव होते हैं जो मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों को विघटित करके पोषक तत्वों को मिट्टी में लौटा देते हैं। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। यानी कि इसका काम क्या है, जैसे कि कोई भी मान लिया जीव जंतु मर जाते हैं, तो उसको क्या करता है, उसको सड़ाने गलाने का काम करता है। ठीक है ना, और इसको मिट्टी में मिला देता है, तो उसी को क्या कहते हैं, अपघटक। अपघटक में क्या होगा, जैसे फफूंद हो गया, बैक्टीरिया हो गया, है ना, तो इसी के द्वारा कोई भी पदार्थ अगर मर जाता है, कोई भी जीव जंतु मर जाता है, चाहे पेड़ पौधों हो, जीव जंतु, है ना, तो उसको क्या कर देता है, इसको नष्ट करता है, तो उसी को क्या कहते हैं, अपघटक। तो किसके द्वारा होता है ये, बैक्टीरिया, फफूंद और बहुत सारे बैक्टीरिया के द्वारा, है ना, सूक्ष्म जीव के द्वारा। यदि अपघटक ना हो तो मृत पदार्थ एकत्रित होते रहेंगे और पोषक चक्र रुक जाएगा, जिस कारण जीवन असंभव हो जाएगा। यानी कि क्या होता है, अगर हमारे पदार्थों का अपघटक नहीं होगा, अपघटन नहीं होगा, तो मृत पौधे या कोई भी जीव जंतु मृत या एकत्रित होते जाएगा, और जिस कारण पोषक चक्र रुक जाएगा और ये जो जीवन जीना संभव यानी कि असंभव हो जाता है। इसलिए अपघटन होना भी बहुत जरूरी है, अपघटन भी बहुत जरूरी होता है। क्लियर। चलिए यहाँ
क्वेश्चन है 5 सेमी लंबाई वाली वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाली उत्तल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, प्रकृति और प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करें। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे आर का वक्रता यानी कि वक्रता त्रिज्या कितना है, वक्रता त्रिज्या यानी कि आर आर बराबर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आर बराबर 30 सेंटीमीटर। क्लियर। इसके बाद उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। जो वस्तु है ये कितना सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, 20 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी को किससे दर्शाया जाता है, यू से। ठीक है, तो यू बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर। और वस्तु की दूरी को किसमें रहता है, किन, ये माइनस में रहता है, तो इसीलिए हो जाएगा ये -20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें भी का मान ज्ञात करना प्रतिबिंब। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर आर दिया हुआ है कि नहीं, तो आर बराबर क्या होता है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 44। 5 सेंटीमीटर लंबाई वाली वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाली उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करें। तो हमें प्रतिबिंब ज्ञात करना, प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए हमें इन दर्पण सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलो आर बराबर दिया 30, तो एफ का मान इसी से निकाल सकते हैं। तो एफ बराबर क्या होता है, आर बाय 2 होगा। तो आर कितना हो गया, 30, 30/2, 30/2, तो इतना कितना हो गया, ये 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, एफ हो गया। और यू कितना दिया हुआ है, वस्तु की दूरी यू -20 है ना, यानी कि वस्तु की दूरी यहाँ देख सकते हो, वस्तु की दूरी कितना है, ये 20 सेंटीमीटर है। और वस्तु की दूरी किसमें होता है, ये माइनस में होता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम देख लिए, यानी एफ का मान आया कितना, 15 सेंटीमीटर, और यू का मान -20। ठीक है, चलो अब दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f कितना है, 1/f है 15 सेंटीमीटर आया था, बराबर 1/v हमें ज्ञात करना है। तो जहाँ माइनस देंगे, क्यों, क्योंकि u क्या है, u माइनस में था, है ना, तो इधर प्लस है और इधर माइनस देंगे तो क्या होगा, माइनस, तो 1/20 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब v का मान निकालना है, v को पकड़ लेंगे, इसको पकड़ लेना है और इसको इस साइड पलटा देंगे, तो हो जाएगा 1/15 माइनस, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1/20 बराबर 1/v हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम अगर निकालेंगे, ठीक है, इसका अगर एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाला का 15 और इसका, तो 60 हो जाएगा। तो 15 का 15 4 60, 4 बार में, जो 20 30 60, 3 बार में, तो हो गया कितना, 1/v आया। क्लियर हो गया। 1/v दोनों को जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा, तो 7/60 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 7/7 क्या हो गया, 7/60 बराबर 1/v। इसको क्रॉस गुना कर देंगे ऐसे करके, तो हो जाएगा 7v, और इसको भी ऐसे गुना कर देंगे क्रॉस, 60 गुना 1 तो 60 हो गया। v का मान निकलना है, तो 60/7, फिर 60 को 7 से भाग करेंगे,
ठीक है, मतलब भाग ही दे देते हैं। तो 60 को भाग करना है 7 से, 7 8 56, इस प्रकार से करना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हटा करेंगे तो 4 कैंसिल, एक जीरो देंगे, एक 10 मिला देंगे, है ना। यहाँ पर एक 10 मिला दिए, जीरो, 7 बच्चे 35, 35 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, फिर एक 10 से 50, 49, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर भी का मान हो जाएगा आपका, भी बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर हो जाएगा बच्चा, ये भी बराबर हो जाएगा, ये कितना आता है 8.65, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब किस में है, प्लस में है। तो हमने 3 परिपाटी पढ़ाया था ऐसे करके, है कि नहीं। तो इधर क्या होता है, इधर प्लस, अगर प्रतिबिंब इधर बनता है तो प्लस में होगा, इधर अगर बनेगा तो माइनस में होता है। तो इधर कब बनेगा, इधर इधर बनता है, कब बनता है इधर, यानी कि इधर बनेगा आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा इधर, क्योंकि प्रतिबिंब का चिन्ह क्या है, प्लस है। ठीक है, तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो, प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा छोटा, और प्रतिबिंब यानी कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। क्लियर है। जैसे मैंने बताया उसको आप लोग बनाइए, अपना नोट्स कॉपी में उतार लीजिए। 45, मिश्र धातु और अमलगम को परिभाषित करें, पीतल और कांसा का मुख्य घटक क्या है। तो मिश्र धातु देख सकते हो, 2 या 2 से अधिक धातुओं या अधातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है ना, यानी 2 या 2 से अधिक धातुओं या अधातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। क्लियर है ना, ये हो गया। इसके बाद ये देख सकते हो अमलगम, मिश्र धातु में एक धातु पारा होता है उसे अमलगम कहते हैं। यानी कि कोई मिश्र धातु होगा, है ना, उसमें अगर पारा होगा, है ना, तो उसी को क्या कहेंगे, अमलगम। पीतल देख सकते हैं, पीतल का मुख्य घटक क्या है, कॉपर और जिंक, कॉपर जिंक। कांसा का, ठीक है स्पेलिंग गड़बड़ है, कांसा का कॉपर और टीन हो जाएगा। उसी प्रकार सोल्डर का भी आपको याद करके रखना है ना। फिर स्टेनलेस स्टील का भी, स्टेनलेस स्टील का भी आपको याद करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 46, एक लंबे मटर के पौधे टीटी और एक छोटे मटर टीटी के पौधों के बीच संकरण से सभी F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे उत्पन्न हुए। विश्लेषण कीजिए कि F1 में कोई बौना पौधा क्यों दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, एक लंबा मटर का पौधा लंबे होने के लक्षण के कारण लंबा होता है जो प्रभावी होता है, जबकि छोटा मटर के पौधा का लक्षण अप्रभावी होता है, जैसा कि ग्रेगर मेंडल के प्रयोग में पाया गया है। इसलिए F1 पीढ़ी में कोई बौना पौधा दिखाई नहीं दिया, है ना। ये आंसर आपको लिखना है। ठीक है बच्चा, आज हम लोग इतना तक ही रखते हैं, और दूसरा वीडियो में इसे आगे का आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखें, कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इस क्वेश्चन को बढ़िया से अपने कॉपी में लिखिए, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इतना तक ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।